सबसे पहला सवाल है स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यही जो है आपका आईएएस और आईपीएस जो बनते हैं उनका एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो यूपीएससी ही है। ठीक है, तो यूपीएससी के यहाँ पे आपसे दो फंक्शन पूछ रहे हैं कि वो क्या क्या करता है। तो सबसे पहला कि ये जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इनका पहला काम ये है। ठीक है, दूसरा काम ये है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं। तो सबसे पहला है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन टू रिक्रूट इंडिविजुअल फॉर द वेरियस सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया सर्विस एंड द सेंट्रल सर्विसेज। दिस इंक्लूड्स द सर्विसेज examination like IAS, IPS, IFS, IRS among others। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटर लेवल के जो जॉब्स होते हैं, वैकेंसीज होती है, उनके लिए वो जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं यूपीएससी। ठीक है, दूसरा है एडवाइजिंग द गवर्नमेंट। द यूपीएससी आल्सो एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी मैटर एंड अदर पर्सनल मैनेजमेंट इश्यूज। For example, the government consult UPSC on disciplinary matters affecting civil servants। ठीक है, तो ये दो काम जो है यूपीएससी का है। दूसरा सवाल है आपसे व्हाट इज सब डेलीगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेलीगेशन क्या होता है। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब होता है कुछ जैसे पार्लियामेंट है तो हर जगह वो खुद से तो नहीं लॉ को इन्फोर्स करा सकती, बराबर। तो वो एक अथॉरिटी बनाता है जो उस पर्टिकुलर लॉ को इन्फोर्स कराएगा। तो वो अपने पावर क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट अपने पावर किसको डेलीगेट करते हैं, अपने कंसर्निंग अथॉरिटी को, जिससे वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करा सके। ठीक है, तो जब किसी अथॉरिटी को दिया जाता है तो उसको बोला जाता है डेलीगेशन। तो जब वो अथॉरिटी अपने पावर किसी और अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा तो उसको बोला जाता है सब डेलीगेशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो पार्लियामेंट अपने अथॉरिटी को, ठीक है, जो हायर अथॉरिटी होगा उनको अपने पावर डेलीगेट करते हैं कि भाई आप जो है इस पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास मैं पावर ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको बोला जाता है डेलीगेट करना। जब वही अथॉरिटी अपने से नीचे के अथॉरिटी को, ठीक है, वो पावर ग्रांट करते हैं तो उसको बोला जाता है सब डेलीगेशन। ठीक है, तो ये हो गया सब डेलीगेशन। तीसरा है व्हाट इज हेनरी क्लॉज। ठीक है, हेनरी एट क्लॉज। ए हेनरी एट क्लॉज इज अ लेजिस्लेटिव प्रोविजन दैट अलाउज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच to amend or repeal provisions of a primary act through delegation legislation, delegated legislation। ठीक है, तो ये जो हेनरी एट क्लॉज है ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, जो कि ये बोलता है कि कोई भी, जैसे मान के चले पार्लियामेंट ने अपने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर ग्रांट किए, ठीक है, डेलीगेट किया, तो ये हेनरी एट क्लॉज जो है वो बोलता है कि भाई जो पार्लियामेंट ने आपको पावर दी है, डेलीगेट किया है, ठीक है, तो उस डेलीगेटेड पावर से आप उस प्रोविजन को या उस लॉज को जो आपको दिए गए हैं उसमें आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ लॉज आप भी बना सकते हो। ठीक है, और ये पावर जो दे दिया गया किसको, ये दे दिया गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको मिला है उसको। जैसे मान के चलिए पार्लियामेंट ने अपने हायर अथॉरिटी को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कुछ पावर डेलीगेट किए, ठीक है, कि भाई मैं ये लॉ बना रहा हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट करना। ये हालांकि क्या था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था, उन्होंने अपने पावर ग्रांट किए। अब इनको होना क्या चाहिए था कि भाई जो भी लॉ, जो भी काम दिया गया इनको ये कर लेना चाहिए था। लेकिन हेनरी एट क्लॉज बोलता है कि अगर कोई भी पावर किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को मिलता है पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, तो हेनरी क्लॉज अगर अप्लाई होता है तो वो पावर जो उसको मिला है उस पावर से वो उस लॉ को अमेंड भी कर सकता है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट ने उनको बोला कि भाई आप इस पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। अब इम्प्लीमेंट कराने में अगर उस अथॉरिटी को लगेगा कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट चाहिए तो वो पार्लियामेंट को नहीं बोलेगा, वो खुद से अमेंड कर सकता है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि नहीं ये इस लॉ में कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो सही नहीं है तो वो उसको हटा भी सकता है। ठीक है, हालांकि ये जो पावर दिया गया है हेनरी क्लॉज में ये विवादित है, इसको बहुत सारे जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट में उसमें कहा गया है कि ये जो अगर हम किसी लोअर अथॉरिटी को पावर दे दें
अगर वही अपील कर रिपील कर दे, अगर वही अमेंड कर दे, तो फिर पार्लियामेंट का काम क्या है? ठीक है, पार्लियामेंट में अगर कोई भी ये लॉ बनता है तो वहां पे डिबेट होता है, दोनों पक्ष विपक्ष बैठते हैं, ठीक है, तब जाके कोई लॉ पास होता है। अब उस लॉ को किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत हम किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो उसके पास इतना पावर क्यों होना चाहिए कि वो उस पावर का इस्तेमाल करके उस लॉ को अमेंड कर दे, बिना किसी पार्लियामेंट में जाए, बिना किसी मतलब अथॉरिटी। ठीक है, तो हेनरी क्लॉज बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं उनको ये पावर देता है कि वो उस पर्टिकुलर लॉ को रिपील भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, उसके रिगार्डिंग लॉ भी बना सकता है। ठीक है, थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उनके पास खुद का पावर नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मुस्लिम लोग हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं को डाइवोर्स देने का अधिकार नहीं है, तो उसमें हिंदू हस्बैंड अपने पावर किसको ग्रांट करता है? वाइफ को, कि मैं अपनी पावर आपको देता हूं, आप मेरे से डाइवोर्स ले सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? खुला। तो अब जो महिला है चाहे तो वो तुरंत डाइवोर्स ले सकती है, जबकि ये पावर किसका ग्रांट किया हुआ है? हस्बैंड के द्वारा। तो यहाँ पे भी वही रूल है, मैं समझाने के लिए बताया आपको कि पार्लियामेंट ने किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दी है, ठीक है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल करके ये उसी लॉ को छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसी लॉ को अमेंड कर सकते हैं, उसी लॉ को रिपील भी कर सकता है, उसी लॉ में कुछ नए लॉज बनाने हैं, मॉडिफाई करने हैं तो वो भी कर सकता है। ठीक है, ये पावर उसको मिल जाता है। तो हेनरी क्लॉज का बहुत विरोध भी हुआ था कि हालांकि ये जो हेनरी क्लॉज प्रिंसिपल है वो फ्रेंच टर्म है, ठीक है, तो उधर ही कोई राजा हुआ करता था हेनरी एट करके, ठीक है, तो उस जमाने में इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लॉज को अमेंड कर दिए। तो इसी के नाम पर ये चलते आया और फिर चलते आ रहा है। ठीक है, तो इसका हालांकि सवाल बनता नहीं है, कभी कभी बना है तो इसीलिए मैंने ले लिया। सिर्फ इतना समझना, हेनरी क्लॉज जो प्रिंसिपल है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत पावर देता है कि वो उसी लॉ को अमेंड भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और नए लॉज बना भी सकता है। ठीक है, इसका विरोध इसलिए होता था कि भाई पार्लियामेंट के पास पूरा वो है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, विपक्ष बैठता है, सब बहस होता है, बिल पास होता है, तब कानून बनता है, बराबर। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, हमने उसको पावर, उसका खुद के पास पावर भी नहीं है, वो किसी और का पावर लेके किसी लॉ को कैसे अमेंड कर सकता है? ठीक है, तो ये थोड़ा विवादित रहा है, बाकी अपने को तो सिलेबस में है तो पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन भी जो है ना फॉरेन कंट्री का टर्म है, ठीक है, हमारे भारत में इसको लोकपाल कहा जाता है सेंटर लेवल पर, और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त कहा जाता है। ठीक है, इनका काम क्या है? जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अगर उन्होंने कोई गलती किया है, ठीक है, या उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना है, तो ओम्बड्समैन जो है वो करता है। ठीक है, लेकिन ओम्बड्समैन हमारे भारत में चलता नहीं है। हमारे भारत में क्या चलता है? हमारे भारत में चलता है लोकपाल। ठीक है, वो सेंटर लेवल पर अगर कोई भी कर्मचारी कोई भी घोटाला करता है या कोई भी लीगल ट्रबल आता है उसके ऊपर, तो जो इंक्वायरी होता है वो कौन करता है? लोकपाल करता है। ठीक है, तो बेसिकली लोकपाल सेंटर लेवल पे जो भी पब्लिक अथॉरिटी होते हैं, अगर उन्होंने कोई गलती करी तो उनके ऊपर वॉच डॉग का काम करता है। ठीक है, वो फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं उस ये प्रॉब्लम का, जहाँ पे उस अथॉरिटी ने कुछ ऐसा किया है। ठीक है, अगर स्टेट लेवल पर करना है तो स्टेट लेवल के जो अथॉरिटी होते हैं, पब्लिक अथॉरिटी, उनके ऊपर वॉच डॉग का काम करता है लोकायुक्त। ठीक है, वो भी ओम्बड्समैन के जैसा ही होता है। ठीक है, ओम्बड्समैन हमारे भारत में यूज नहीं होता, इसीलिए हमने स्टेट लेवल पर लोकायुक्त बनाया है। इनका भी काम होता है कि पब्लिक अथॉरिटी जो भी होंगे, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आया है तो उसको रिजॉल्व करना, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा देना। ठीक है, तो वो करते हैं। तो ये होता है ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन स्टेट सेंटर लेवल पर हमारे यहाँ लोकपाल है, वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बॉडी होता है जो कि पब्लिक ऑफिशियल के कोई भी डिस्प्यूट होते हैं या कोई कंप्लेंट आता है तो उनका, तो वो इन्वेस्टिगेशन करके उनका रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वॉच डॉग का काम करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी, आपको बताता हूं मैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। कोई आपने मैटर कोर्ट में लिया, ठीक है, डाला, कोर्ट में हियरिंग हुआ, दोनों पार्टी का सुना गया, अब कोर्ट जजमेंट देगा, ठीक है। तो जजमेंट देता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जजमेंट में पूरा लिखा होता है कि क्यों जज इस बात के, इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये बंदा निर्दोष है या ये बंदा अपराधी है, ठीक है। तो जो कोर्ट अपना डिसीजन लिखता है वो पूरा डिटेल में लिखता है। ऐसा नहीं है कि वो लिख दिया कि सुजीत ने अपराध किया है, अपराधी है, ऐसा नहीं। सुजीत ने क्या क्या तर्क दिए थे, सुजीत के वकील ने क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या एविडेंस दिए, अपोजिट पार्टी का क्या क्या एविडेंस रहा है, ठीक है, इसके आधार पर कोर्ट को क्या फील हुआ और तब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, ऐसा। तो जब आप कोई ऑर्डर पढ़ते हो तो वो पूरा ऐसे मतलब ऑर्डर होता है जैसे आपको लगे कि वो खुद में बोल रहा है, चीख रहा है वो, ठीक है, कि मैं इसलिए ऐसा ऑर्डर पास किया हूं, ऐसा। तो कोई भी ऑर्डर होता है ना तो उसमें सारी मतलब डिटेलिंग रहती है कि भाई ये डिसीजन लेने के पीछे क्या रीजन था, ठीक है। तो उसको बोला जाता है स्पीकिंग ऑर्डर। जब आप कोर्ट का कोई ऑर्डर पढ़ोगे ना तो उसमें पूरा कि हमने मिस्टर प्रोसिक्यूटर का भी बयान सुना, इनका भी देखा, विटनेस सुना, ठीक है, दोनों के बयानों के आधार पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में जब आप ऑर्डर पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों पार्टी ने क्या क्या दलीलें दी हुई, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है स्पीकिंग ऑर्डर। ये एक नेचुरल जस्टिस के अंदर कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीद, ठीक है। किससे उम्मीद, सरकार से। और सरकार से क्या उम्मीद रहता है कि जो भी जैसे रोटी कपड़ा मकान, बाकी जो लीगल अफेयर्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो आपकी जरूरतें हैं, जो मतलब एक ह्यूमन बीइंग का सरकार से क्या उम्मीद रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे उम्मीद है जो आपके राइट्स है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको शुद्ध वातावरण चाहिए, ठीक है, मतलब आपको प्योर एनवायरनमेंट चाहिए, ना मतलब गंदगी चाहिए ना कुछ चाहिए, ये आपका राइट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, बराबर। इसके बाद अगर आपने कोई अपराध किया है तो पुलिस आपको अरेस्ट करके जेल ले जाएगा, ठीक है। ये भी आपका अधिकार है कि आप बेल ले लो या आप वकील खड़ा करो। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट आपके साथ नहीं हुई तो, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये उम्मीद करते हो कि गवर्नमेंट जो है आपके पक्ष में खड़ी रहेगी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। मतलब हम सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं, भले हमारा फंडामेंटल राइट ना हो वो चीजें, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं या उम्मीद करते हैं हम कि गवर्नमेंट हमारी ये मामले में हमारा जो है पक्ष रखेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको बोला जाता है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज कंडीशनल लेजिस्लेशन, ठीक है। कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या मतलब क्या होता है, विद कंडीशन, ठीक है। कोई ऐसा एक्ट पास हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसा लॉ बना है, वो लॉ तभी इन्फोर्स होगा जब वैसा कंडीशन आएगा, ठीक है। जैसे आपको पता होगा धारा 144, ये एक प्रोविजन है हमारे लॉ में, ठीक है। लेकिन धारा 144 हम हमेशा लगा सकते हैं क्या, प्रोविजन है, लेकिन हम इन्फोर्स हमेशा नहीं कर सकते। जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दंगा होने का चांस होता है, बराबर, तब हम क्या कर देते हैं, धारा 144 लगा देते हैं, बराबर, ताकि एक जगह भीड़ ना लगे, लोग इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो ये है। तो ऐसा कोई लेजिस्लेशन जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन मतलब के फुलफिल होने पर अप्लाई होता है, उसको बोला जाता है कंडीशनल लेजिस्लेशन, ठीक है। जैसे हमारे कोरोना में मास्क पहनने का आया था लेजिस्लेशन, ठीक है, कानून था कि आपको पहनना ही पड़ेगा, नहीं पहनोगे तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। तो वो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए था, वो हो गया, कोरोना खत्म, वो लॉ खत्म। अब जब आएगा तो फिर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन होते हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही बनाया जाता है कि वो कंडीशन मेट होगा, फुलफिल होगा, फिर ये लॉ अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो वो होता है कंडीशनल लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। पोस्ट डिसीजनल का मतलब क्या होता है
डिसीजन आ चुका है उसके बाद की हियरिंग। ठीक है, देखो शब्द में ही लिखा है व्हाट इज पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, मतलब डिसीजन आ चुका है उसके बाद का जो हियरिंग होगा वो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, कोई ऑर्डर पास करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है, अगर आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। डिसीजन आ चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, लेकिन फिर भी आप जो है उस मतलब ऑर्डर को, उस डिसीजन को कहाँ ले जा रहे हो, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज करते हो उस डिसीजन को। ठीक है, और फिर अपनी एविडेंस कोर्ट में रखते हो कि ये डिसीजन सही नहीं है। ठीक है, तो जब डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ले लेते हैं उसके बाद अगर आप जाते हो कोर्ट में तो उसको पोस्ट डिसीजनल हियरिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए एसेंशियल क्या है, तो सबसे पहला है राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लिखा हुआ होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्लियर रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट। ये सारी चीजें हैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करने का एसेंशियल। ठीक है, 10वां सवाल है हमारा डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए जो हमने लॉ बनाया है उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, administrative law is the branch of law that regulate and activities of the government agencies, ठीक है, executive authorities and ensuring their action are legal। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। यहाँ पे दो जूरिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे एबी डाइसी ने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट डील्स विद द पावर, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आइवर जेनिंग ने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, आइवर जेनिंग का मानना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, और ये जो लॉ है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर और ड्यूटी को हम रेगुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 10वां सवाल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, देखिए ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव सेम है जैसा हमने अभी डिफाइन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, हमारे इंडिया में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं और इसको फ्रांस में, फ्रेंच टर्म में ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब सेम होता है जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी लॉ, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर को, ड्यूटीज को डिटरमाइन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहलाता है। सेम ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का डेफिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन ये फ्रांस का है तो इसीलिए उसका टर्म अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, कोर्ट जब किसी, जैसे मान के चलिए कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, ठीक है, अब लॉ सही है या गलत है ये कौन डिटरमाइन करेगा, कोर्ट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब कोर्ट जो डिटरमाइन करेगा उसको क्या बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कोई भी, चाहे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, चाहे पार्लियामेंट ने अपने पावर वो किए, ट्रांसफर किए, ठीक है, डेलीगेट किए, किसको, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने अपने पावर का मिसयूज किया होगा तो, या उन्होंने उनको जो लॉ बनाने का दिया था अधिकार थोड़ा बहुत उसने कुछ ज्यादा बना दिया होगा तो हो सकता है ना। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर, या कोई ऐसे ये रूल बना सकते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो उसको रिव्यू करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास रहता है कि उनके जो भी डिसीजंस हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है। अगर वो डिसीजन गलत होगा या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा तो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे। ठीक है,
तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्विचार। कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाए या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाए, अगर वो ह्यूमन काइंड के मतलब विपरीत है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है या फंडामेंटल राइट को वायलेट करने जैसा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करके उसको स्टक डाउन कर सकता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज क्वासी जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, क्वासी जुडिशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आधा काम वो जज का करते हैं, ठीक है, और आधा काम वो जो है पब्लिक अथॉरिटी का करते हैं। वो पूरा जज का भी काम नहीं करते और पूरा जुडिशियल नॉन जुडिशियल भी नहीं करते, तो उसको बोला जाता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में जो बैठते हैं वो जज नहीं होते, उसका जो फंक्शन होता है वो जुडिशियल नहीं होता, लेकिन वो काम क्या करते हैं, आधा जज का काम करते हैं, ऑर्डर तो पास करते ही है ना, फिर दो मैटर को सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है फुल जुडिशियल अथॉरिटी उसके पास नहीं होता, ठीक है, लेकिन हाफ वो जुडिशियल एक्ट करते हैं और हाफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, मतलब आधा आधा, आधा एडमिनिस्ट्रेटिव का पावर है उनके पास और आधा जज का पावर होता है उनके पास। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन, मतलब दोनों करते हैं थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड पेक्यूनरी बायस। पेक्यूनरी बायस का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी बायस। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, और उसमें मैंने मतलब पैसे का डिमांड कर दिया या मुझे पैसा दिखा के मेरे जजमेंट को, मेरे ऑर्डर को कन्विंस करने की कोशिश करी गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कन्विंस हो जाता हूं तो उसे बोला जाएगा पेक्यूनरी बायस। मैंने जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताया था तो आप लोगों को बताया था कि बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात होता है। ठीक है, तो पक्षपात जो होता है बहुत सारे तरीकों का होता है। एक होता है पेक्यूनरी बायस, एक होता है सब्जेक्ट मैटर बायस, ठीक है, एक होता है रिलेटिव बायस, मतलब कोई अगर आपका रिलेटिव है, ठीक है, जो पहचान का है, तो आप क्या करोगे, उसको सजा दोगे क्या, नहीं दोगे ना, बराबर, तो उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बेस्ड बायस भी होता है। तो बहुत सारे बायस होते हैं, उसमें आपसे पूछा जा रहा है पेक्यूनरी बायस। पेक्यूनरी बायस का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी इंटरेस्ट है आपका उसमें। ठीक है, जैसे मान के चलिए मुझे कोई, मैं जज हूँ, मुझे कोई ऑर्डर पास करना है, लेकिन सामने वाले ने मेरे घर पे 2 पेटी भेज दिया है, तो अब मैं डिसीजन जो दूंगा तो मैं सामने वाले के फेवर में दूंगा ना, तो अब यहाँ पे जो मेरा पक्षपात होगा वो होगा पेक्यूनरी बायस। ठीक है, मतलब पैसे के लेन देन के लिए मैंने पक्षपात किया है, तो वो हो गया पेक्यूनरी बायस। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रिट। ठीक है, रिट क्या होता है, रिट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि कोर्ट इशू करता है, किसके लिए करता है, आपके फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए। ठीक है, रिट कितने टाइप का होता है, तो रिट होता है 5 टाइप का। ठीक है, दो हेबियस कॉर्पस, मैंडमस 2 हो गया, कोवारंटो 3 हो गया, प्रोहिबिशन 4 हो गया और सर्शियोररी 5 हो गया। 5 तरीके के रिट होते हैं। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा जिसको किसी ने इलीगल डिटेन करके रखा है तो उसमें हेबियस कॉर्पस लगाते हैं। ठीक है, मैंडमस का मतलब होता है कि कोई भी अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रहा है तो हम कोर्ट में मैंडमस लगाएंगे कि सर आप इसको बोलिए कि ये अपना काम करें। ठीक है, तीसरा है कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी है जो उस पोस्ट को होल्ड ही नहीं करता, ठीक है, लीगली, लेकिन वो उस पोस्ट को होल्ड करते पाया गया है, तो वो कोर्ट पूछेगा उससे कि भाई क्यों तुम इस पोस्ट को होल्ड किए थे, है तुम्हारे पास लीगल क्वालिफिकेशन। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी बताया था एक दिन ट्रेन का, कि ट्रेन में टीटी होता है, टिकट चेक करने वाला, अगर कभी हवलदार आपका टिकट चेक करने लगे, हालांकि उत्तर भारत में होता है, यूपी बिहार के ट्रेन में पुलिस भी आ जाता है टिकट चेक करने, पैसा खाने के चक्कर में। ठीक है, तो वहां पे आप ये रिट लगा सकते हैं कि भाई किस अथॉरिटी से आप टिकट चेक कर रहे हो, आप टीटी हो, नहीं हो ना, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कोई भी कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट जब अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाकर कोई केस ले लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा देता है, प्रोहिबिट कर देता है कि भाई आप रुकिए,
या आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर का मैटर है तो आप नहीं देख सकते। ठीक है। पांचवा है सर्श्योररी। सर्श्योररी का मतलब क्या है कि लोअर कोर्ट ने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके मैटर तो ले ही लिया, लेने के बाद ऑर्डर भी पास कर दिया है। ठीक है। तो उस ऑर्डर को रोकने के लिए, क्वैश करने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट ऑफ सर्श्योररी इशू करता है लोअर कोर्ट को कि भाई आपका ऑर्डर मैं यहीं से रद्द करता हूं, आपका ऑर्डर इन्फोर्स नहीं होगा और आप आगे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो ये होता है रिट ऑफ सर्श्योररी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर। ठीक है। ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि कोई भी इकोनॉमिक या सोशल अफेयर है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैंने एक कंपनी बनाई। अब मैं कंपनी में सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना डायमंड का सब वो करूँ, मतलब वो बोलते हैं ना वहाँ डायमंड का घिसाई वगैरह चलता है वहाँ पे। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं डायमंड का ना घिसाई करूँ वहाँ पे, फिर डायमंड का पॉलिश करूँ, फिर पैकेजिंग करूँ। ठीक है। तो ये बिजनेस मेरा, कंपनी मेरी, मैं क्या बनाना चाहता हूँ ये मेरा मतलब ये मेरे मन का है। ठीक है। मैं ये डायमंड या मैं ये प्रोडक्ट किससे बेचूं ये भी मेरे मन का है। ठीक है। मैं मार्केट में किस प्राइस में बेचूं ये भी मेरे मन का है। ठीक है। इसके बाद मैं किसी को उधार में दे दूं या पैसे में दूं ये भी मेरे खुद का मैटर है। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये है कि लेसेस फेयर बोलता है कि कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेस करता है या कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उनके ऊपर आप ऐसा हावी नहीं होना है आपको कि भाई मैं जो बोलूंगा तुम वही चीज बनाओगे, मैं जिसको बोलूंगा तुम उसी को माल बेचोगे, या मैं जिसको उधार देने बोलूंगा उसी को दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल मैटर में गवर्नमेंट जो है आपको इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जहां तक जैसे टैक्स का है तो उनका लॉ है, उसके हिसाब से आप भरो, बाकी गवर्नमेंट आपको टच भी नहीं करेगी। ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर का मानना यह है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, तो अगर उनको कुछ ऑपरेट करना है तो उनको फ्री छोड़ दो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज के लिए नियम बना दे तो फिर वो कैसे काम करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो सरकार का कम से कम इंटरवेंशन हो, ठीक है, यही डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर बोलता है। ठीक है। कि भाई आपने देखो, आपने टैक्स लगाना था, आपने लगा दिया, बाकी उसको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसी पैकेजिंग रहेगी, किसको बेचना है, कहां तक बेचना है, ये ठीक है वो अपना देख लेगा। अब आप हर चीज में इंटरवीन नहीं कर सकते। तो लेसेस फेयर यही बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट टू फंक्शंस ऑफ विजिलेंस कमीशन। ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल भूल गया है, छूट गया है। ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है एक, जिसको शॉर्ट में सीवीसी बोला जाता है। ठीक है। इनके दो फंक्शंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है, इट फंक्शंस एज द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मिनिस्ट्री। इट मॉनिटर्स एंटी करप्शन एफर्ट्स विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। इट एडवाइजेस एंड गाइड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क। ठीक है। तो ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो खास करके एंटी करप्शन जो मैटर होते हैं उसको जो है इन्वेस्टिगेट करके उनको जो है रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और ये सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है। ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है। ठीक है। मतलब विजिलेंस करता है। विजिलेंस का मतलब क्या होता है ना एकदम सीसीटीवी कैमरे की तरह एकदम निगरानी रखना, उस तरीके से करप्शन ना हो। ठीक है। उसके ऊपर इनकी निगरानी होती। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि देखो आपको पता होगा कि जो हमारा डेमोक्रेसी है उसका तीन पिलर है। ठीक है। कौन सा है तीन पिलर, किसी को पता है? अरे है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन पिलर है ना डेमोक्रेसी का। माना जाता है कि चौथा पिलर है हमारा प्रेस, मीडिया। तो मीडिया तो भगवान भरोसे ही है भाई। अभी हाल ही में एक वायरल हुआ था वो पप्पू यादव का,
कि एक मीडिया वाला आया था, माइक जैसे ही उसके मुंह पे डाला, उसने 500 का नोट निकाल के उसके जेब में डाल दिया। बोलते यार साहब अच्छे से कर रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीडिया का तो ऐसा ही है, ठीक है। एक आध मीडिया है जो जेन्युइनली काम करता है, बाकी तो फिर सब वैसे ही भगवान भरोसे चलता है, ठीक है। तो ऐसा है। तो फोर्थ पिलर हमारे डेमोक्रेसी का माना जाता है कि मीडिया है, ठीक है। 3 पिलर वैसे नॉर्मली है जिसको सेपरेशन ऑफ पावर के अंडर रखा गया है, ठीक है। कौन कौन सा है? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का मानना है कि भाई तीनों को हमने अलग अलग कर दिया, तीनों अपने अपने ब्रांच में ही मतलब अपने प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। लेजिस्लेचर जुडिशियरी का काम नहीं करेगा, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि एक मतलब इंसान के 3 बेटे हैं, तीनों बेटे अपने अपने एरिया में काम करेंगे। एक बेटा दूसरे बेटे के अंदर नहीं जाएगा हस्तक्षेप करने, दूसरा बेटा तीसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बोलता है कि भाई अपने अपने पावर को सेपरेटली यूज करो, ठीक है। जुडिशियरी कानून नहीं बना सकता, आपको पता होगा। लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? कानून का पालन कराता है। जुडिशियरी क्या करता है? कानून में कहीं पे भी अगर लीगल इश्यूज हैं तो वो उनको इंटरप्रेट करते हैं। तीनों का अपना अपना काम है। तो अब क्या जुडिशियरी लॉ बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। एग्जीक्यूटिव कोर्ट में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। तो तीनों का अपना अपना सेपरेशन ऑफ पावर के तहत पावर दिए गए हैं और उनको बोला गया है कि भाई अपने अपने पावर का अपने अपने जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी किसी के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी का माइक चालू है यार, एक सेकंड। बंद हो गया, सॉरी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन, ठीक है। सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन क्या होता है? तो हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो जो भी ये इंस्टीट्यूशन है उसको सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन कहा जाता है, ठीक है। इनका समाज सेवा ही ये लोग करते हैं ना। अगर हॉस्पिटल है तो उससे क्या होता है? समाज सेवा होता है। यूनिवर्सिटी है, क्या होता है उससे? बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? समाज सेवा है। तो सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन में हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ये सब आता है। पढ़ देता हूं मैं। इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन इज अ टाइप ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन whose primary purpose is to provide essential service to the public, ठीक है। टू नॉट टू जनरेट प्रॉफिट। इन सब का मानना यह है कि हमें कमाने के लिए हम नहीं बने, ठीक है। हमें समाज सेवा करना है। हालांकि हॉस्पिटल भी अभी बहुत कमाता है, ठीक है। इंसान मर जाता है तो भी आईसीयू में रखता है 15 दिन, और 15 दिन का चार्ज जोड़ के ले लेता है, ठीक है। तो ऐसा है। तो बेनिफिट के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो यही है सोशल सर्विस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन, ठीक है। एक्सेसिव डेलीगेशन का मतलब, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? पावर से ज्यादा, एक्सेस हो जाना, ठीक है। अगर मुझे दिया गया है पावर कि भाई आप मलाड तक ही ये जो है अपने पावर का एक्सरसाइज करोगे, और मैं कांदीवली तक अपने पावर को एक्सरसाइज कर लिया, तो मैंने क्या किया? एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। तो ये होता है द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन in administrative law states that a legitimate body, sorry, legislative body cannot grant too much authority to another entity without providing clear guidance or standard. This doctrine is a way to ensure that legislative body maintains control over its delegated power and that the delegated authority does not overstep its bound. ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने पावर को डेलीगेट करे, किसको? अपने से लोअर अथॉरिटी को, ठीक है। लेकिन वो इतना ज्यादा पावर नहीं दे सकता है कि वो भी लॉ बना दे, ठीक है। आप पावर दीजिए किसी पर्टिकुलर लॉ को इन्फोर्स कराने का। अब आप ये पावर नहीं दे सकते ना कि आप एक लॉ ही बना दो, ऐसा तो नहीं दे सकते पावर। तो ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मतलब अपने पावर को डेलीगेट कर सकता है लोअर अथॉरिटी को, लेकिन एक्सेसिव अथॉरिटी मतलब नहीं दे सकता, ठीक है। अगर उनको देना है कि भाई ये पर्टिकुलर काम के लिए आपको दे रहा हूं तो दे सकता है,
लेकिन ये ऐसा पावर नहीं दे सकता कि भाई आप लॉ ही बना दो, नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हो गया। और अथॉरिटी को जो पावर मिलता है, ठीक है, वो भी एक्सेसिव यूज नहीं करेगा। अगर उनको दिया गया है कि भाई आप अपने एरिया में पीस एंड हार्मनी मेंटेन रखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके घर पे ताला वाला लगवा दो, कोई बाहर ही नहीं आएगा तो फिर पीस एंड हार्मनी तो रहेगा ही रहेगा, बराबर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक्सेसिव जो पावर है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इररिलेवेंट कंसीडरेशन। इररिलेवेंट कंसीडरेशन का मतलब क्या है कि इसका कोई मतलब ये क्या बोलते हो इसको यार, मतलब जैसे मैंने कुछ बोला, ठीक है, इसके पीछे कोई तर्क ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि भाई ज्यादा पानी पियोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ज्यादा पानी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? मैं चाय थोड़ी ज्यादा पी रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बराबर। तो कुछ ऐसी बातें जिसमें हमने जो बोला है वो इररिलेवेंट है, ठीक है, उसकी कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसा है, तो उसको बोला जाता है इररिलेवेंट कंसीडरेशन। पढ़ देता हूं मैं। इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इररिलेवेंट कंसीडरेशन रेफर्स टू एनी फैक्टर, ठीक है, और एलिमेंट that an administrative body takes into account when making a decision that is not within the scope of their legal mandate or authority. These extraneous factors can invalidate a decision as the body is supposed to act within the law and consider only what is relevant to the matter at hand. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल जस्ट मतलब 1 मिनट पहले कि पब्लिक अथॉरिटी को का काम क्या है कि पीस और हार्मनी मेंटेन रखे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर वो बोलेगा कि हम सबको घर में ही बंद करके रख दे तो पीस और हार्मनी तो मेंटेन रह जाएगा, न बाहर आएगा कोई, न शांति भंग होगी। तो ये क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये जो कंसीडरेशन हो गया इररिलेवेंट हो गया। आपको पीस एंड हार्मनी मेंटेन रखना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सबको घर में ही बंद रखो कि भाई कोई बाहर आएगा ही नहीं तो मतलब पीस ये कैसे होगा वायलेट, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये खास करके ये प्रिवेंशन डिटेंशन वाला आता है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, उसमें बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास पावर है कि कोई भी अथॉरिटी ऐसा है, कोई भी गुंडा ऐसा है, ठीक है, जो लगता है आपके समाज में कि भाई ये अपराध कर सकता है, अगर बाहर रहेगा तो आप उसको अरेस्ट करके प्रिवेंट कर सकते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, बाद में रिलीज कर दो। तो उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि आपके पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को भी अंदर डाल दो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाता है इररिलेवेंट कंसीडरेशन, मतलब बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, ठीक है, अगर आपने कोई डिसीजन लिए हैं और वो लॉ के बियॉन्ड जाता है तो उसको इररिलेवेंट कंसीडरेशन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द लॉ, ठीक है, मतलब लॉ से ऊपर, जो और लॉ से जो ऊपर होता है वो क्या होता है? वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। कोई भी काम लॉ के अंदर ही होना चाहिए, लॉ के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस क्या होता है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस refers to when a public authority act beyond its delegated power, ठीक है। अगर कोई अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको पावर दिया गया था कि भाई आप जो है पीस एंड हार्मनी मेंटेन रखो, ठीक है, अगर कहीं पे विवाद हो रहा है तो और वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो आप वहां पे धारा 144 लगा दो, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है अथॉरिटी, वो हर जगह पे धारा 144 लगा रहा है जहां पे लोग बाहर आ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जो उनको पावर दिए गए थे उनके बियॉन्ड जाकर काम करना। उनको पावर दिया गया था कि भाई आपको सिर्फ वहां धारा 144 लगाना है जहां पे पब्लिक गैदरिंग हो, ठीक है, जहां पे ऐसे अपराध कारित होने के चांसेस हो। अब आप हर जगह लगाओगे तो ये तो बियॉन्ड हो गया। तो बियॉन्ड जब हो जाता है तो उसको प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड लैचेस, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है?
लिमिटेड पीरियड कि भाई जैसे मान के चलो आपको बताऊं कि चेक बाउंस का केस ले लो, चेक बाउंस होता है ना, तो विद इन 15 डेज आपको सामने वाले को नोटिस देना होता है, ठीक है। अगर 15 दिनों में नोटिस नहीं दिए तो आपको फिर से चेक बाउंस करा के फिर से नोटिस भेजना पड़ेगा, लेकिन चेक बाउंस के दिन से 15 दिनों के भीतर ही आपको नोटिस भेजना है। तो ये क्या है, ये लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब होता है एक पीरियड, एक लिमिटेड पीरियड जिसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते, बार हो जाता है, ठीक है। जबकि लैचेस का मतलब क्या होता है, अनरीजनेबल डिले जब आप करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लैचेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिटेड एंड लिमिटेशन एंड लैचेस। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि डिफरेंस क्या है, तो लिमिटेशन जो है एक टाइम फ्रेम बताता है, लिमिटेशन बताता है, ठीक है। और लैचेस जो है वो बताता है कि अनरीजनेबल डिले जो है वो होता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब डिफेंस उसका आप नहीं ले सकते इस तरीके से, तो ये अनरीजनेबल डिले होता है, ठीक है। और इसका कोई लैचेस का जो है ना कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, विदाउट अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट टू फंक्शंस ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के दो फंक्शन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो दो फंक्शन क्या है, सबसे पहला है इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, दूसरा क्या है इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। पहला क्या है कि लॉ इम्प्लीमेंट हो, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो, ये पहला काम है सिविल सर्वेंट का। और दूसरा काम है कि पब्लिक वेलफेयर जो है वो इंश्योर हो पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, अगर कोई गवर्नमेंट का स्कीम है तो वो भी आम पब्लिक को मिले, ठीक है। अगर दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग दी बिहेवियर ऑफ सिटीजन, ठीक है। इसके बाद एंड मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। इसके बाद पीस एंड हार्मनी मेंटेन करना भी उनका काम होता है। तो ये सब उनके फंक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is contingent legislation, सॉरी what is substantive ultra virus, ठीक है। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब समझ गए ना, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस occurs when an administrative body's action exceed the power granted to it by enabling statutes, or when the action conflict with the provision of that statute. Essentially, it means the authority is acting beyond its power. It terms the of the substantive content of its action rather than simply failing to follow proper procedure, ठीक है। प्रॉपर प्रोसीजर जो होता है वो ना फुलफिल करके वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके अगर कोई भी एक्ट करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस, ठीक है। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस का मतलब कि वो कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे थे जिसमें उन्होंने लॉ के बियॉन्ड जाकर किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा था, सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस मतलब क्या कि इनके पास जो भी प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से काम करना था, ठीक है, और उनके पास जो पावर दिए गए थे वो बियॉन्ड जाकर, ठीक है, कर लिए, और किसी स्टेट्यूट के प्रोविजन के खिलाफ जाकर एक्शन ले लिए, ठीक है। तो उसको बोला जाता है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस। तो ये था हमारा 25th क्वेश्चन। यहाँ तक में किसी को डाउट हो तो पूछिए।